हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे, विभव ज्ञात कर रहे थे। तो मैंने आपको अचालक गोले के कारण विभव बताया था। अचालक गोले के कारण विभव, ठीक है। मैंने आपको यहाँ 3 जगह विभव बताया। यदि हम एक बिंदु बाहर लें, ठीक है, तो अगर बाहर देखें, सबसे पहले हम देखें बाहर, ठीक है, आउटसाइड में विभव प्राप्त हुआ था, वो प्राप्त हुआ था के क्यू अपॉन में, क्या प्राप्त हुआ था, के क्यू अपॉन में। अचालक गोले के बाहर विभव का मान होता है के क्यू अपॉन में आर। यहाँ आपको पता है कि जो विभव है, आउटसाइड जो विभव है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर। इसकी व्युत्क्रमानुपाती है आर के व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आई बात? सतह पर देखा जाए, ठीक है, वी सरफेस पर यदि देखा जाए तो विभव प्राप्त हुआ था के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। क्या प्राप्त हुआ था? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। मतलब सतह पर जो विभव है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। समझ में नहीं बात? ठीक है, सतह का जो विभव है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अब मैंने एक बिंदु लिया था सतह के गोले, अचालक गोले के अंदर, ठीक है। ये आपका विभव आया था अचालक गोले के बाहर के क्यू अपॉन में आर। अचालक गोले के बाहर जो विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और सतह पर विभव होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, होता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। मैंने एक बिंदु लिया था अचालक गोले के अंदर। अचालक गोले के अंदर जो विभव आया था वो आपके पास प्राप्त हुआ था वी इन, अंदर जो विभव आया था वो के क्यू यहाँ 3r² माइनस में r² अपॉन में 3r3 ये प्राप्त हुआ। समझ में आई बात? ठीक है, जो आपका अंदर विभव प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था के क्यू 3r² माइनस में r² अपॉन में 3r² माइनस r² अपॉन में ये है यहाँ 2r3। कितना प्राप्त हुआ था? 2r3। समझ में आई बात? और जो सेंटर है, सेंटर पे जो विभव प्राप्त हुआ था, सेंटर पे विभव प्राप्त हुआ था आपका सतह का 1.5 गुना। कितना प्राप्त हुआ था? 1.5 वी सरफेस। समझ में आई बात? ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमको विभव के मान प्राप्त हुए थे। ये प्राप्त हुआ था अंदर गोले अचालक गोले के अंदर कोई बिंदु है उस पर प्राप्त हुआ था ये, ठीक है। ये प्राप्त हुआ था सेंटर में। कब प्राप्त हुआ था? सेंटर में प्राप्त हुआ था, केंद्र पर, अचालक गोले के केंद्र पर। तो देखो सबसे ज्यादा जो विभव प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है सेंटर में। कहां प्राप्त हुआ है? सेंटर में प्राप्त हुआ है। सेंटर के बाद यदि आगे बढ़े, केंद्र से यदि आगे बढ़ते हैं, गोली अचालक गोले के केंद्र से यदि सतह तक जाते हैं तो देखो यहाँ -r² हो रहा है, तो यहाँ पर विभव का मान क्या होता है? घटता है। समझ में क्या होता है? घटता है, ठीक है। जो दूरी है वो यहाँ घट रही है, -r² हो रहा है। तो यहाँ अगर हम सेंटर से और सतह पे जाएं, यहाँ सुनो, ये मेरे पास अचालक गोला है, ये अचालक गोला है, तो सबसे ज्यादा सेंटर पे कितना है? सेंटर पे 1.5 वी सरफेस में कितना है? 1.5 गुना, ठीक है। केंद्र से और जब सतह तक जाते हैं तो इसका मान क्या होता है? घटता है, ठीक है। अब घटता है, जब सतह से बाहर जाते हैं तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में नहीं बात? तो यदि बात की जाए कि हम बात करें कि इनका ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो देखो ग्राफ खींच लेते हैं। देखो ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं तो देखो अचालक आवेशित गोले के कारण उत्पन्न विभव
की दूरी पर निर्भर या दूरी के साथ परिवर्तन। अचालक गोले के कारण उत्पन्न विभव का दूरी के साथ परिवर्तन ऐसे कह सकते हैं, का दूरी के साथ परिवर्तन। परिवर्तन देखिए, देखो परिवर्तन क्या है कि मैंने अभी बताया आपको कि गोले के सेंटर पे BC कितना प्राप्त हुआ है 1.5, ठीक है 1.5 V सरफेस, ठीक है, और V इन कितना प्राप्त हुआ है, V इन प्राप्त हुआ है K क्यूब और यहाँ 3R स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर मतलब माइनस R स्क्वायर हो रहा है मतलब घट रहा है, केंद्र से जो सतह में जा रहा है तो क्या हो रहा है, घट रहा है 2R क्यूब, ये प्राप्त हुआ है। सतह पे देखा जाए तो V सरफेस, सरफेस में कितना प्राप्त हुआ है K क्यूब अपॉन में कैपिटल R प्राप्त हुआ है, और V आउट देखा जाए, बाहर देखा जाए तो कितना प्राप्त हुआ है K क्यूब अपॉन में स्मॉल r। इस प्रकार से विभव हमको प्राप्त हुए थे, ठीक है। अब हम इनको क्या खींचेंगे, आरेख खींच लेंगे। तो देखो आरेख खींच लेते हैं, मैंने यहाँ विभव ले लिया, विभव ले लिया यहाँ V, ठीक है, यहाँ मैंने दूरी ले ली, दूरी R, समझ में आई बात, R को मैंने यहाँ ले लिया है, तो मैंने यहाँ दूरी ली R। अब आपको पता है सबसे ज्यादा विभव कहाँ प्राप्त हुआ है, सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है सेंटर में, कहाँ प्राप्त हुआ है, सेंटर में प्राप्त हुआ है। उसके बाद विभव माइनस R स्क्वायर हो रहा है तो सतह तक विभव क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ इस प्रकार से सतह मैं इस प्रकार से बनाऊं, ठीक है, इस प्रकार से सेंटर पे यहाँ BC बराबर प्राप्त हुआ है 1.5 V सरफेस, समझ में आई बात, ठीक है, ये प्राप्त हुआ है सरफेस का जो सतह का जो है उसका d गुना प्राप्त हुआ है, यहाँ आपके पास आ गया BC। इसके बाद क्या हो रहा है, विभव घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो किस प्रकार से विभव घटेगा, हल्का हल्का घट जाएगा, ये ऐसे विभव घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ मान लेंगे ये हो गई आपकी सरफेस, क्या हो गई, सरफेस। तो यहाँ प्राप्त हुआ है V सरफेस, V सरफेस बराबर में K क्यू अपॉन में कैपिटल R। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ तक की बात है, यहाँ बात है जब R बराबर में क्या है 0, यहाँ जो विभव है यहाँ विभव कब है R लेस देन कैपिटल R है, और यहाँ विभव है R बराबर में कैपिटल R है। इसके बाद यदि बाहर देखा जाए तो विभव क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, और अंत में विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा, यहाँ R ग्रेटर देन कैपिटल R आ जाएगा, और यहाँ V आउट, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। इस प्रकार से आपके पास ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आप लिखो, पहले इसमें 2 लाइन लिख लो, ये हेडिंग आने के पहले अचानक आवेशित गोले के कारण उत्पन्न विभव का दूरी के साथ परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आप लिखो, अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान सर्वाधिक होता है, अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान सर्वाधिक होता है, केंद्र से अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान सर्वाधिक होता है, केंद्र से सतह तक जाने पर विभव का मान घटता है, केंद्र से सतह तक जाने पर विभव का मान घटता है, विभव का मान घटता है, और सतह के बाहर विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, और सतह के बाहर विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आप ग्राफ बनाए फटाफट जल्दी, ग्राफ बनाए फटाफट जल्दी, ये आप ग्राफ जल्दी बनाए।
ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। इसमें अगला टॉपिक आता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या आता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आपको बता दें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज, देखो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में ध्यान देना। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखो दो आवेशों को जब पास लाए, दो आवेशों को यदि पास लाया जाए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखो यदि दो आवेशों को पास ला रहे हैं, ठीक है, तो पास लाने में, दो आवेशों को पास लाने में जो कार्य संपन्न होगा वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। समझ में नहीं बात? ठीक है, एक बार दोबारा ध्यान से सुने। किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेशों को पास लाने, परस्पर पास लाने या फिर दूर ले जाने पर जो कार्य संपन्न होगा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध या फिर आकर्षण के विरुद्ध, यदि समान आवेश हैं और समान आवेशों को ला रहे हैं, आप ध्यान दें। यदि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? वैद्युत किसी कोई भी निकाय है उसमें यदि दो या दो से अधिक आवेशों को आप पास ला रहे हैं या फिर दूर ले जा रहे हैं, तो पास ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं तो उनके मध्य में, आवेशों के मध्य में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य संपन्न होता है वही कार्य किसमें संचित हो जाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। अर्थात वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। समझ में बात? ठीक है, या मैं ऐसे कह सकता हूं किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, समझ में बात? किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या होता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। समझ में बात? ठीक है, तो मैं बात करूं कि ये दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है। इन दोनों को हम पास ला रहे हैं तो इन दोनों में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा जब इन दोनों में, तो जब हम पास ला रहे हैं तो हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, तो वैद्युत ऊर्जा है वो, स्थितिज ऊर्जा है वो धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होती है। ध्यान दे भैया, जब हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध होता है तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? वैद्युत ऊर्जा मैंने यू मान ली, ये स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, यदि दोनों आवेशों को हम दूर ले जाएं, Q1 को, ठीक है, और Q2 को, दोनों ही धनावेश हैं, ठीक है, इस कंडीशन में तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, और इस कंडीशन में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। दोनों धनावेश है उनको हम दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, जब दूर ले जा रहे हैं तो यहाँ हम प्रतिकर्षण बल की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर विद्युत जो स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इसका मान क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है। जबकि हम यदि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। जैसे मैं कहीं कि -Q1 है और प्लस में Q2 है, इन दोनों को पास ला रहे हैं। ठीक है, अब जब इन दोनों को पास ला रहे हैं तो इन दोनों को पास लाने में इन दोनों में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा लगेगा? आकर्षण। तो आकर्षण बल जब कार्य करता है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है। समझ में बात? ठीक है, क्योंकि हम बाहर से कार्य नहीं कर रहे हैं, निकाय द्वारा कार्य हो रहा है। किसी द्वारा कार्य हो रहा है? निकाय द्वारा, क्योंकि खुद निकाय ही कार्य कर रहा है। इसका -Q1, इसका +Q2, ठीक है, दोनों की प्रकृति विपरीत है और आपस में क्या है? प्रकृति विपरीत, आपस में जो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो स्वयं निकाय कार्य कर रहा है। जब निकाय कार्य करता है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। समझ में की बात? ठीक है, लेकिन ऐसी बात मैं ऐसे करूं कि -Q1 है और Q1 है, -Q2 है, अब मैं इन दोनों को पास लाऊं तो भैया अब ये इनके मध्य प्रतिकर्षण
और मैं प्रतिकर्षण बल के बाहर से कार्य कर रहा हूँ, बाहर से मैं बल लगा रहा हूँ, जमीन को लगा रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, तो प्रतिकर्षण में जब बाहर से बल लगाऊं तो समझ जाना कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, वो धनात्मक होगी। कैसी होगी? धनात्मक होगी। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समान आवेशों को यदि पास लाते हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। यदि विपरीत आवेशों को यदि पास लाते हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। समझ में आई बात? ठीक है। या तो पास ला सकते हैं या फिर दूर भी ले जा सकते हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखें। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? परिभाषा क्या बनेगी? देखो, किसी निकाय में दो या दो से अधिक, किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के, किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने या दूर ले जाने, किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने या दूर ले जाने में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अथवा करके एक परिभाषा और लिख सकते हो आप, अथवा करके एक परिभाषा और लिख लो। लिखो, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में दी गई स्थिति तक लाने में, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में दी गई स्थिति तक लाने में, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में दी गई स्थिति तक लाने में दी गई स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, दी गई स्थिति तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। स्टार डाल के लिखे, स्टार डाल के लिखें, स्टार डाले और लिखें, जब दो समान प्रकृति के आवेशों को पास लाया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होता है। जब दो समान प्रकृति के आवेशों को पास लाया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होता है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होता है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है। दूसरा एक स्टार लगा के लिखें, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को पास लाया जाता है, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को पास लाया जाता है, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को पास लाया जाता है तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य संपन्न होता है, अर्थात निकाय द्वारा कार्य होता है, अर्थात निकाय द्वारा कार्य संपन्न होता है।
निकाय द्वारा कार्य संपन्न होता है, जिससे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होती है, जिससे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ आपको ये पता चल गया होगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। बेसिकली आवेशों को आप पास ला रहे हैं, तो पास लाने में या तो आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो उसके विरुद्ध जो कार्य संपन्न हो रहा है वही क्या है, आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। समझ में नहीं बात? तो देखो दो आवेश निकाय के लिए निकालते हैं। दो आवेश निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेश निकाय के लिए हमें अभी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालें। तो देखो क्या करेंगे, मान लिया कि हमारे पास कोई यहाँ प्लस क्यू आवेश है, ये कोई प्लस क्यू आवेश है हमारे पास, बिंदु वो है और यहाँ रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश। ठीक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु है, r दूरी पर, और r दूरी पर एक बिंदु है P। ठीक है, क्या है बिंदु P। समझ में आई बात? ठीक है, और मैं एक आवेश ले लिया मैंने अनंत से, मैं ये अनंत हुआ। ठीक है, अनंत से मैं किसी Q0 आवेश को ला रहा हूँ। किस आवेश को ला रहा हूँ? Q0 आवेश को ला रहा हूँ मैं बिंदु P तक ला रहा हूँ, बिंदु P तक मैं Q0 आवेश को ला रहा हूँ। तो इन दोनों आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो आपको बताना है। समझ में बात? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बिंदु O पर कोई हमारा प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q0 आवेश रखा हुआ है। ठीक है, जिसको अनंत से काटा गया बिंदु P पर लाया गया है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं फटाफट। हाँ देखो ये मैंने आपको बता दिया। तो लिखो इसमें किसी दो आवेश निकाय में दो आवेश Q एवं Q0 है। किसी दो आवेश निकाय में दो आवेश Q एवं Q0 है। अब ये देखो यहाँ पर ये जो बिंदु है ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ, तो ये बिंदु P पर अपन विभव उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो देखो मैं लिख सकता हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। और बिंदु P पर विभव कितना आ जाएगा, दूरी r दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P पर विभव कितना आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा v बराबर में kq अपॉन में r। इसको समीकरण नंबर दे देंगे। अब मैंने जब समीकरण नंबर 1
तक लाने में, क्यू नॉट आवेश को अनंत से और यहाँ तक लाने में कोई ना कोई कार्य संपन्न होगा। तो मैं बात करता हूं क्यू नॉट आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। जब मैं कार्य निकालूंगा तो विभव की परिभाषा होती है v बराबर में w अपॉन में q, ये होती है विभव की परिभाषा। तो यहां से मैं w का मान कार्य निकालूं तो विभव तो ये कौन से आवेश को ला रहे, अनंत से कहां से ला रहे, अनंत से ला रहे q नॉट को। तो किया गया कार्य क्या आ जाएगा, w बराबर में q नॉट v आ जाएगा। समझ में नहीं बात, ठीक है। इसको समीकरण नंबर आप क्या रख सकते हैं, तो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में 1 से मान रख देंगे, समीकरण 2 में 1 से मान रख देंगे। मान रखने पर जब समीकरण 2 में 1 से मान रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, w बराबर में आ जाएगा k q नॉट अपॉन में r, ठीक है, k q नॉट अपॉन में r, ये आपके पास आ जाएगा। यह किया गया कार्य किस में संचित हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाता है, ठीक है। यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ये जो कार्य आया है यह किसके रूप में संचित हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। समझ में नहीं बात, ठीक है। यहां तक नोट करो फटाफट। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो मैं इसको किसके बराबर लिख दूंगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर लिख दूंगा। तो आपके पास स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी W बराबर लिख दूंगा मैं U, किसके बराबर, U के बराबर। तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी U बराबर में कितनी आएगी, K Q नॉट अपॉन में R। ये आपके पास क्या आ जाएगी, दो कण निकाय की या दो आवेश निकाय की आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। इसको समीकरण नंबर देंगे, समीकरण नंबर। इस प्रकार से हम किसी भी दो आवेश निकाय की क्या निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब ये तो थी आपकी दो आवेश निकाय की। यदि दो से अधिक आवेश हो तो कैसे निकालेंगे, समझ में नहीं बात, ठीक है। दो से अधिक आवेश हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो दो से अधिक आवेश के लिए कैसे निकालेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। दो से अधिक आवेश के लिए देखते हैं, ठीक है। दो से अधिक आवेशों
के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो से अधिक आवेशों के निकाय की क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो देखो मैं निकाय बना लेता हूं, इसमें दो से अधिक आवेश हैं, तो मैंने एक निकाय बना लिया, ठीक है। यहां नाम दे दिया इसका ए बी सी, ठीक है। यहाँ Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है और यहाँ रखा हुआ है Q3 आवेश। इनके मध्य की दूरी रख लेंगे R12, इनके मध्य की दूरी रख लेंगे कितनी रख लेंगे R31 और यहाँ रख देंगे R32, कितना रख देंगे R32, समझ में आई बात, कितना रख देंगे R32 या 23, कोई दिक्कत नहीं है R23, समझ में आई बात। ये कोई आवेश है, ठीक है। तो आप सबसे पहले चित्र बनाए, इसको डायग्राम बना के दिखाया जा रहा है। तो देखो किसी निकाय में तीन आवेश है, किसी निकाय में तीन आवेश हैं जो बिंदु ए बी तथा सी पर स्थित हैं, जो बिंदु ए बी तथा सी पर स्थित हैं, जो बिंदु ए बी तथा सी पर स्थित हैं। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा, अतः निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो दो आवेशों के युग्मों के कारण उत्पन्न, अतः निकाय कैसे दो दो आवेशों के युग्म बनेंगे, ठीक है। अतः निकाय की स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो दो आवेशों के निकाय, दो दो आवेशों के युग्मों से उत्पन्न स्थितिज ऊर्जाओं के, दो दो आवेशों के युग्मों से उत्पन्न स्थितिज ऊर्जाओं के, स्थितिज ऊर्जाओं के स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। देखो हम क्या करें, इस निकाय की यदि स्थितिज ऊर्जा हमको निकालनी है तो इन दो आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा निकाल लें, इन दो आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा निकाल लें और इन दो आवेशों, इन सभी जो जितने भी युग्म बने हैं, दो का ये बन गया, दो का ये बन गया, दो का पेयर बन गया, इन सब की स्थितिज ऊर्जाओं क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो Q1 व Q2, Q1 व Q2 के कारण स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। Q1 व Q2 के मध्य लिख सकते हैं, Q1 व Q2 के मध्य स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, कितनी आई थी, U बराबर में K Q नॉट अपॉन में R आई थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी U1, कितनी हो जाएगी U1 बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा R, कितनी दूरी है 1 2, तो R12, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1, ठीक है। अब निकालेंगे हम Q1 व Q3, तो Q1 व Q3 के मध्य स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा जब निकालेंगे, हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, U2 मान लेता हूँ इसे, और K Q1 Q3 और दूरी कितनी है बेटा R31, कितनी है R31, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। अब निकाल लेंगे हम Q2 और Q3 के मध्य, Q2 व Q3 के मध्य स्थितिज ऊर्जा, के मध्य स्थितिज ऊर्जा, जब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, U3 मान लेता हूं मैं, तो K Q2 Q3 अपॉन में R23, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3। तो मैंने प्रत्येक युग्म के कारण क्या निकाल ली, स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, ठीक है। तो चित्र
फटाफट जल्दी। अब मैं कुल स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा। क्या निकालूंगा? कुल स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा। तो देखो कुल स्थितिज ऊर्जा कैसे आएगी? हाँ, तो देखो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? U बराबर में U1 प्लस में U2 प्लस में U3। ठीक है, सब क्या कर देंगे? U बराबर निकालेंगे K Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? R1 और 2। ठीक है, प्लस में K Q1 Q3 अपॉन में R31 प्लस में K Q2 Q3 अपॉन में R23। ये आ जाएगी। समझ में नहीं बात? K कॉमन आ जाएगा। K क्या आ जाएगा? कॉमन। ये आपने बता दिया होगा। K कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम K क्या ले लेंगे? कॉमन। जब K कॉमन आ जाएगा तो देखो अपने पास में क्या आ जाएगी? अपने पास आ जाएगी U बराबर में K कॉमन ले लिया, यहाँ Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में Q1 Q3 अपॉन में Q3 अपॉन में R13 और 3 1 है तो 3 1 लिखेंगे 3 1 प्लस में Q2 Q3 अपॉन में क्या आ जाएगा? R23। ये आ जाएगा। ये तो केवल 3 आवेश है। यदि n आवेश हैं तो क्या होगा? ठीक है, यदि n आवेश हैं तो क्या होगा भैया? तो देखो n आवेश है, यदि निकाय में n आवेश हैं, n आवेश हैं तो देखो हम कैसे लिखेंगे वो आप देखो। आप समेशन में कैसे लिखेंगे? समेशन में देखो लिखना U बराबर में 1/2 K समेशन लगाया मैंने I इक्वल टू 1 और I J इक्वल टू 1। ठीक है, और n तक मान चलेगा यहाँ QI, ठीक है, QJ अपॉन में RIG। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे I नॉट इक्वल टू J। समझ में बात? I का मान J के बराबर नहीं है। यदि I का मान, यहाँ सुनो, यदि I का मान 1 से स्टार्ट होगा तो इसका मान किससे स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 2 1 2, इसका 2 होगा 2 3। अब ये पूरे युग्म रिपीट होंगे। जब मैंने यहाँ आपका यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है तो 1 2 आएगा, 2 1 भी तो आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो 6 युग्म बनेंगे। कितने युग्म बनेंगे? 6। और अपन कितने युग्म चाहिए? 3 चाहिए। कितने चाहिए? 3। यहाँ पर समेशन आप खोलेंगे तो कितने युग्म बनेंगे? 6 युग्म बनेंगे। क्योंकि देखो कैसे कैसे बनेंगे? एक बनेगा 1 2 का, एक बनेगा 2 1 का, एक बनेगा 2 3 का, एक बनेगा 3 2 का, एक बनेगा 1 3 का। ठीक है, ये बनेगा 3 1। कितने बन गए? 6 युग्म बनेंगे। और अपन कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो 6 को हम आधा कर देंगे, इसलिए मैंने 1/2 क्या कर दिया है? गुणा कर दिया है, जिससे कि 3 युग्म ही हमको क्या प्राप्त होंगे? I नॉट इक्वल टू J का मतलब जब I का मान 1 है तो J का मान 2 से स्टार्ट होगा, ना कि 1 से। यदि 1 हो जाए Q1 हो जाएगा, Q1 इसका हो जाएगा। इसलिए इसका मान 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मान कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। समझ में बात? ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है I नॉट इक्वल टू J। I J के बराबर नहीं है और होगा भी नहीं। तो कहीं भी I J के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, 1/2 गुणा क्यों किया? क्योंकि 6 युग्म बन रहे थे। हमको कितने चाहिए? 3 युग्म चाहिए। तो 3 हटाने, तो 3 हटाने के लिए मैंने 1/2 से दूरी समान है सबकी तो 3 हटा सकते हैं। 1/2 से क्या कर दिया मैंने? गुणा कर दिया। समझ में आई बात? ठीक है, नीचे दिखा देंगे आप, यहां तक लिखो। ये n के लिए आ गई, यहां तक आप लिखो फटाफट जल्दी। जल्दी लिखो फटाफट। हाँ भाई, लिख लिया होगा। नीचे लिखो
देखो ये देखो i व j के युग्मों को परिवर्तित करने पर i व j के नीचे लिखो i व j के युग्मों को परिवर्तित करने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना 2 बार हो जाती है। i व j के युग्मों को परिवर्तित करने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना 2 बार हो जाती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना 2 बार हो जाती है, जिसके निराकरण के लिए 1/2 का गुणा करते हैं। जिसके निराकरण के लिए 1/2 का गुणा करते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, 1/2 का कर दिया है, गुणा कर दिया। 6 माने क्या वो 3 चाहिए, 3 में ये 3 हटाने, तो 1/2 को क्या कर दिया, 2 बार प्रत्येक की गणना। ये ऐसा 1 2 2 1 दिया है, मान समान होगा तो 2 बार गणना हो रही है। 2 बार गणना के लिए हमें हटाने हैं 3 युग्म, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 1/2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसके निराकरण के लिए 1/2 क्या करते हैं, गुणा करते हैं। समझ में आई बात।